So let's start with our first question. सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले वाले को हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे जी इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो वी हैव 4x माइनस 3y प्लस 2z। मैंने इधर का -12 उधर भेज दिया तो +12। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब हमें क्या चाहिए जी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1। हमें ये वाला फॉर्मेट चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल्स है, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है, बट स्पेशली कौन सा कांस्टेंट है, 1। तो यहाँ पर 12 को 1 करने के लिए हम थ्रू आउट डिवाइड करेंगे विद 12। तो ये बन जाएगा जी हमारा x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 4 प्लस z अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। बन गया जी हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसी को अगर हमें कौन से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसी इक्वेशन को हम सबसे पहले ये जो कार्टेशियन फॉर्मेट है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वेक्टर फॉर्मेट में। और मैंने आपको वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का सबसे सिंपल तरीका बताया। कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे जब भेज देते हो, आपको क्या करना है जी, वेक्टर आर लिखना है डॉट विथ, यहाँ पर एक्स वाई और जेड की जगह पर आप सिर्फ आई कैप जे कैप के कैप लगाना है। तो दैट इज 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू 12। वैसा का वैसा ही रहेगा। नाउ दिस इज r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। ये स्केलर रहता था, हम जानते हैं, ये वेरिएबल लेकर आता था। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है, वेक्टर n। बट हमें जो नॉर्मल फॉर्म है फिर परपेंडिकुलर फॉर्म चाहिए, उसके लिए हमें नॉर्मल वेक्टर n नहीं चाहिए, हमें यूनिट वेक्टर n चाहिए। तो यूनिट वेक्टर n में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत इजी है। हम किसी भी वेक्टर को अगर उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो जैसे ही वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, हम यहाँ पर वेक्टर n को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। वेक्टर n इज 4i कैप 3j कैप एंड प्लस 2 k कैप। उसको डिवाइड करेंगे विद इट्स मॉडुलस। इसका मॉड क्या है जी, √16 प्लस 9 प्लस 4। ठीक है, हमें मिलता है जी 1/√29 4i कैप 3j कैप प्लस 2 k कैप। अब जैसे ये n कैप मिल गया, n कैप को हम यहाँ पर रख देंगे। सो वेक्टर r डॉट n कैप 4/√29 i कैप माइनस 3/√29 j कैप प्लस 2/√29 k कैप इज इक्वल टू 12/√29। सिर्फ इधर डिवाइड नहीं करना है, उधर भी डिवाइड करना है, दैट्स ऑल। अब ये क्या थे जी, 4 -3 एंड 2 दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, वेयर एज यूनिट वेक्टर के जो रहता है वो क्या शो करते हैं जी, डायरेक्शन कोसाइन। और हमने क्या देखा था, जब भी r डॉट n कैप आ रहा है तो यहाँ पर जो रहता है दिस रिप्रेजेंट्स d। d इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन अ प्लेन। ठीक है, तो मतलब अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछा रहता है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल फॉर्म फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, आपको वापस से नॉर्मल फॉर्म में ही जाना पड़ता। अगर पूछा रहता कि भाई फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ नॉर्मल वेक्टर, आपको ये निकालना पड़ता। ये समझ में आ रहा है, एक ही फॉर्म है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। ओके, व्हाट इफ अगर यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन पूछा रहेगा, तो कल आखिरी वाला कंसेप्ट लिया था हमने। If LMN represents direction cosines and D is a perpendicular distance from origin, तो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बोलते थे जी, LD, MD, ND। तो मतलब अगर इसी के लिए, इसी क्वेश्चन के लिए अगर पूछा रहेगा फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, हमें LMN मिल चुका है 4/√29
-3/√29, 2/√29. दीज आर आवर वैल्यूज ऑफ एल एम एन। और हमें डी क्या मिला था जी? 12/√29, ये हमें डी मिला था। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना इजी हो जाएगा। क्या आएगा जी? 48/29 -36/29 एंड 24/29। ठीक है, चलो सेकंड एंड थर्ड के लिए वापस से सिर्फ ये दोनों क्विकली फाइंड आउट करते हैं। 2x + 3y - z = 6। 6 से डिवाइड करेंगे तो x/3 + y/2 - z/6 = 1। ये बन गया जी हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके इंटरसेप्ट क्या रहेंगे जी? x इंटरसेप्ट इज +3, y इंटरसेप्ट इज +2, z इंटरसेप्ट इज -6। -6 का मतलब ऑन नेगेटिव z एक्सिस रहेगा। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भाई सबसे पहले हम इसको वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट कैसे करते भाई? वेक्टर आर डॉट विथ 2i कैप + 3j कैप - k कैप = 6। ये हमारा है जी नॉर्मल वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी है। कैसे? मॉडुलस 1 आता है कि नहीं वो चेकआउट करो। मॉडुलस 1 है क्या? नहीं, तो दिस इज नॉर्मल वेक्टर। हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे विथ इट्स मॉडुलस। मॉडुलस क्या है जी? √14। तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है जी 2/√14 i कैप + 3/√14 j कैप -1/√14 k कैप। ये बन गया जी हमारा n कैप। ना वेक्टर r डॉट 2/√14 i कैप + 3/√14 j कैप -1/√14 k कैप = यहाँ पर हमारा 6 था, 6 को भी हम उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो 6/√14। दिस इज आवर नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट थर्ड के लिए चेकआउट करते हैं। ये क्या रहेगा? 2x - y + 2z = 9। 9 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो x/9/2 माइनस y/9 प्लस z/9/2 = 1। नेक्स्ट हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमने इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। वेक्टर फॉर्म वेक्टर r डॉट 2i कैप - j कैप + 2k कैप = 9। नाउ दिस इज वेक्टर n। इसका मॉडुलस क्या रहेगा जी? मॉडुलस ऑफ वेक्टर n इज 3। तो हमने थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा नॉर्मल फॉर्म देखो क्या आ जाएगा? वेक्टर r डॉट 2/3 i कैप -1/3 j कैप + 2/3 k कैप = 3। ओके, आज हम प्लेन का नेक्स्ट वाला इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। उसका शायद हम कार्टेशियन फॉर्म देख चुके हैं, बट स्टिल रिवाइज कर लेते हैं।
सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था जी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एंड उसी की मदद से हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स निकाला था, अगर याद आ रहा है तो। a multiplied with x minus x1 plus b multiplied with y minus y1 plus c multiplied with z minus z1 is equal to 0 is a equation of plane passing through point x1 y1 and z1। उसके बाद हमें और 2 पॉइंट दिए थे जी, लेट जस्ट से x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3, ये भी इसी प्लेन के ऊपर बिलोंग करता है। तो x y और z की जगह पर मैं x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 लिख सकता हूं, तो हमें 3 इक्वेशन मिल जाते हैं। दिस इज अवर इक्वेशन 1। ये दोनों के वैल्यूज डालेंगे तो देखो हमें क्या मिला था, a x2 माइनस x1 प्लस b y2 माइनस y1 प्लस c z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0 एंड a x3 माइनस x1 प्लस b y3 माइनस y1 plus c z3 minus z1 is equal to 0. Now we have 3 equations and we have how many unknowns? 3 unknowns. Is it solvable? Solve हो सकता है। और उससे रिलेटेड हमने एक डिटर्मिनेंट क्रिएट किया था x minus x1 y minus y1 z minus z1, सेकंड रो x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, थर्ड रो x3 minus x1 y3 minus y1 and z3 minus z1 is equal to 0, बिकॉज सबका राइट हैंड साइड पे 0 ही है। जैसे ही सॉल्व करेंगे हमें अपने आप किसके वैल्यूज मिलते हैं जी, ए बी एंड सी के वैल्यूज मिलते हैं। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, बट ये कौन सा वाला फॉर्मेट है जी, कार्टेशियन फॉर्मेट है, ठीक है। So today we will have a look at इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। उसका कार्टेशियन देख लिया, हम वेक्टर फॉर्म की तरफ जाएंगे। पहले अंडरस्टैंड कर लो कि कैसे बनता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। जस्ट ऑब्जर्व कर लो, लेट्स जस्ट से ये 3 पॉइंट्स, मैं 3 पॉइंट्स को जब कनेक्ट करूंगा तो मेरा एक ट्रायंगल बनता है, और ट्रायंगल ऑब्वियसली एक प्लेन फिगर है। तो मतलब ये ट्रायंगल जिस प्लेन में बिलोंग करता है हम उसी प्लेन का इक्वेशन निकालने वाले हैं। बट प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या पता है भाई, हमें क्या चाहिए, हमें एक नॉर्मल वेक्टर पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर वेक्टर टू दिस प्लेन, एंड हमें कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या फिर पोजीशन वेक्टर वो पता होना चाहिए। बट हमें ये वेक्टर एन पता है क्या अब तक? नहीं। सो लेट्स जस्ट से वी हैव पॉइंट ए बी एंड सी। तो देखो ये मेरा वेक्टर क्या बन जाता है, वेक्टर ए बी, और ये क्या बन जाएगा मेरा वेक्टर ए सी। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी प्लेन के ऊपर है, वेक्टर एन प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए बी एज वेल एज वेक्टर ए सी। हमें 2 ऐसे वेक्टर पता है, हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों को परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे जी, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे, मतलब बेसिकली हम यहाँ पर कैसा शुरुआत करेंगे, वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। और हमें वेक्टर एन जैसे ही मिल गया हम इसको पोजीशन वेक्टर है या फिर इसको पोजीशन वेक्टर भी है, एंड इसको पोजीशन वेक्टर से किसी भी एक पॉइंट के थ्रू हम सीधा अप्लाई कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? रफली अगर बताऊंगा, हमारा जो पहला वाला इक्वेशन ऐसा बना था, याद आ रहा है? एन की जगह पर अब क्या आएगा, बस ए बी क्रॉस ए सी, बस यही डिफरेंस होगा। 3 पॉइंट्स की वजह से हमें वेक्टर एन पता नहीं था, हमने सबसे पहले वेक्टर एन कैलकुलेट कर लिया। दिस इज जस्ट लाइक 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट फॉर्म में हम क्या, हमें स्लोप पता था क्या स्ट्रेट लाइन का? नहीं, बट हम स्लोप कैलकुलेट करते थे।
सिमिलर यहाँ पर हमें वेक्टर एन पहले गिवन था, अब वेक्टर एन गिवन है क्या? नहीं है। तो 3 पॉइंट फॉर्मेट में हम ये 3 पॉइंट्स की मदद से कितने वेक्टर्स क्रिएट करेंगे? सबसे पहले दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन रहेगा, और जैसे वेक्टर एन मिल गया यही वैल्यू हम इसके अंदर डाल देंगे। ये क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। लेट ए बी सी आर 3 points with position vectors vector A, vector B and vector C respectively. Pi is a plane consisting given points. Therefore, vector AB, vector AC, vector BC belong on same plane. अब देखिए यहाँ पर ए बी ए सी बी सी अगर सेम प्लेन में है, इनमें से किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो रहेगा, लाइक अगर मैंने ये दोनों को सिलेक्ट किया और इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मुझे एक वेक्टर ही मिलेगा, वो वेक्टर इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। और अगर ये प्लेन में है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे प्लेन को भी परपेंडिकुलर रहेगा। देयरफॉर ए बी क्रॉस ए सी is perpendicular to plane phi. अब ये स्टेटमेंट जैसे लिख लिया, अब हम कैलकुलेशन के अंदर जाएंगे। जैसे कि हमारा वेक्टर ए बी मतलब क्या रहेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब हमारा वेक्टर ए बी हो जाएगा जी बी माइनस ए। हमारा वेक्टर ए सी क्या रहेगा जी? सी माइनस ए रहेगा। तो इवेंचुअली ए बी क्रॉस ए सी का मतलब क्या रहेगा? बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। और यही हमारा क्या बनने वाला है जी? वेक्टर एन। Since plane pi is passing through vector A, vector r minus vector A dot with vector n is equal to 0, हम ऐसा बोल सकते हैं? एकदम पहला वाला टाइपोलॉजी, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पोजीशन वेक्टर A एंड नॉर्मल टू वेक्टर n। अब यहाँ पर वेक्टर n की जगह पर हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो बेसिकली देखो हमें क्या मिलने वाला है? वेक्टर r माइनस वेक्टर A डॉट विथ b माइनस a क्रॉस c माइनस a इज इक्वल टू 0।
ये हमारा क्या बन जाता है जी, वेक्टर इक्वेशन। अब इसी को अगर आप कार्टेशियन फॉर्मेट में अगर डिस्कस करोगे, हमें वापस से वही फॉर्मूला मिलने वाला है। जैसे कि वेक्टर आर मतलब क्या रहेगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। वेक्टर ए को हम क्या पकड़ के चलेंगे भाई, एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप, जेड वन के कैप। वेक्टर बी को एक्स टू आई कैप, वाई टू जे कैप, जेड टू के कैप। एंड वेक्टर सी को एक्स थ्री आई कैप, वाई थ्री जे कैप एंड जेड थ्री के कैप। ये वैल्यूज जैसे ही डालोगे आपको इस वेक्टर फॉर्मेट को कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में इजी जाएगा। जैसे कि b माइनस ए मतलब क्या रहेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, वाई टू माइनस वाई वन जे कैप, जेड टू माइनस जेड वन के कैप। क्रॉस विथ सी माइनस ए मतलब एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन। और हमने देखा है जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, पहले वाले रो में तो आई कैप, जे कैप और के कैप रहेंगे, सेकंड वाले रो में बी माइनस ए जाएगा। बी माइनस ए इज नथिंग बट एक्स टू माइनस एक्स वन, y2 minus y1 and z2 minus z1। c minus a x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1। देखो यही अपना क्या बनने वाला है, वेक्टर है। और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, r माइनस है। r माइनस ए मतलब क्या रहेगा, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। अब इन दोनों का हो रहा है डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होता है भाई, डॉट प्रोडक्ट आई कैप साथ में जाएंगे, जे कैप साथ में जाएंगे, के कैप साथ में जाएंगे। तो x माइनस एक्स वन इधर रिप्लेस करेगा, y माइनस वाई वन इधर रिप्लेस करेगा एंड z माइनस जेड वन इधर रिप्लेस करेगा। तो हमें क्या मिल जाता है जी, ये वाला पार्ट। तो भले ये वेक्टर इक्वेशन है बट जब भी 3 पॉइंट्स के थ्रू जाने वाला प्लेन बनाना है, आई विल सजेस्ट ऑलवेज गो फॉर कार्टेशियन फॉर्मेट। कार्टेशियन फॉर्मेट आपको बहुत सारी जगह पर हेल्प करता है। जैसे कि वेक्टर वाले फॉर्मेट से आपको वेक्टर एन निकालना इजी हो जाता है, बट किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना है, हमें कार्टेशियन फॉर्मेट हमेशा हेल्प करता है। 3 पॉइंट्स के थ्रू जाने वाले प्लेन के लिए हमें एक्चुअली कभी भी इसके वेक्टर इक्वेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ये बस वेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यू विल फाइंड आउट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन से काफी इजी हो जाता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट्स 2, 2, -1, 3, 4, 2 and 7, 0, 6। We have x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3। आप सीधा यहाँ पर इक्वल टू 0 डालकर लेकर जाना चाहते हो तो भी चलेगा, अब उसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी चलेगा, और उसको दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। So let's start with वेक्टर इक्वेशन। हमारा वेक्टर a मतलब क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। हमारा वेक्टर b क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। हमारा वेक्टर c क्या हो जाएगा, 7i कैप प्लस 6। Now vector AB is equal to position vector B minus position vector A। तो B minus A, 3 minus 2, I cap, 4 minus 2,
प्लस 2j कैप, 2 माइनस ऑफ -1 प्लस 3, हमारा वेक्टर ए सी क्या बन जाता है, पोजीशन वेक्टर सी माइनस पोजीशन वेक्टर ए, 7 माइनस 2 5i कैप, 0 माइनस 2 माइनस 2j कैप, 6 माइनस ऑफ -1 प्लस 7 k कैप। हमने क्या देखा था भाई, वेक्टर एन इज नथिंग बट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, सीधा वैल्यू डाल देंगे, आई कैप जे कैप के कैप, 1 2 3 5 माइनस 2 7, 5 माइनस 2 एंड 7। वेक्टर एन कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर एन आई कैप मल्टीप्लाइड विथ 2 7 14 -6 प्लस 6 हो जाएगा ये, प्लस जे कैप मल्टीप्लाइड विथ 3 5 15 -7 प्लस के कैप -2 -10, ये मिलता है जी हमें 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप -12 के कैप। ये क्या मिला जी हमें, वेक्टर एन। ये निकालने तक के आपका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी लगेगा, और जैसे ही ये मिल गया हम सीधा ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, दैट इज व्हाट, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन इज इक्वल टू 0, या फिर मेरा फेवरेट वाला है जी, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, क्योंकि वेक्टर आर को कुछ लिखना नहीं पड़ता है, वेक्टर आर को हम कैसे लिखेंगे, वैसा का वैसे। एन एन कैप जो वेक्टर एन जो भी मिला है, 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप -12 के कैप इज इक्वल टू, नाउ ए डॉट एन मतलब ए ये है और एन ये है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट करते तो क्या होता है भाई, कैप साथ में जाती है, 2 इंटू 20 40, 2 इंटू 8 एंड -1 इंटू -12 कितना है जी, 68 हमें क्या मिला जी, वेक्टर आर 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप -12 के कैप इज इक्वल टू 68। बट कई बार ये ऑप्शन में होगा ही नहीं, you will find out all the scalars are multiple of 4, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। आपको अगर ऑप्शन में ये दिया रहेगा, वेक्टर आर 5 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप इज इक्वल टू 7, ये हो गया जी हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। कार्टेशियन में ये बहुत इजी हो जाता है, पहला वाला प्रोसेस समझ में आ गया, ये उतना हार्ड भी नहीं है, आपको बस कहाँ तक, वेक्टर एन कैलकुलेट करने तक ही थोड़ा सा लेंदी लगेगा, अदरवाइज वेक्टर एन मिलने के बाद हम वापस से पहली वाली लेन में आ जाते हैं। तो इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में करने के लिए जाएंगे तो देखो, इसको अज्यूम करना है x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। तो कार्टेशियन के लिए हमारा रेडीमेड फॉर्मूला ये है जी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। ये 3/3 वाला जो डिटरमिनेंट है इक्वल टू 0। हमें बस इसको सॉल्व करना है, हमें इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्मेट में मिल जाता है।
वैल्यूज डाल के देखो जी क्या होता है। x माइनस टू वाई माइनस टू जेड प्लस वन, एक्स टू माइनस एक्स वन वन, फोर माइनस टू टू, टू प्लस वन थ्री डिवाइडेड बाय सॉरी नेक्स्ट रो, सेवन माइनस टू फाइव, जीरो माइनस टू माइनस टू, सिक्स प्लस वन सेवन। यू विल फाइंड आउट ये आई जे के की जगह पर ये आया, बाकी नीचे वाला फॉर्मेट वैसा था वैसा ही है ना। दिस इज इक्वल टू जीरो। नाउ यू विल फाइंड आउट डिटर्मिनेंट, इसी के थ्रू जाएंगे। x माइनस टू मल्टीप्लाइड विथ 14 प्लस 6 20, y माइनस टू मल्टीप्लाइड विथ 15 माइनस 7 8 प्लस z प्लस वन मल्टीप्लाइड विथ माइनस टू माइनस 10 माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब शुरुआत से अगर मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो ये 5 हो जाता है, ये 2 हो जाता है और ये -3 हो जाता है। ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है अब। 5x माइनस 10 प्लस 2y माइनस 4 माइनस 3z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 2y माइनस 3z, हाँ इधर ना वही सोचो, -10 -4 -3 -17, उधर जाएगा तो +17। कार्टेशियन फॉर्मेट में क्विकली आ जाए। Find equation of plane through point one comma two comma one and perpendicular to line joining 1 comma 4 comma 2 and 2 comma 3 comma 5। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स तो दिए है बट उस हिसाब से नहीं दिया जिस हिसाब से हमने कंसेप्ट देखा। पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन फाइनाइट लेंथ वाला एक वेक्टर ही रहेगा। मतलब बेसिकली इफ दिस इज वेक्टर पोजीशन वेक्टर है एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर बी, तो हमें बेसिकली बी माइनस ए ये क्या मिलेगा जी, नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को परपेंडिकुलर प्लेन होना चाहिए। तो मतलब इन दोनों की वजह से हमें जो वेक्टर मिलेगा वो क्या रहेगा जी, वेक्टर एम रहेगा। ये क्लियर है? और हमें ऑलरेडी एक पॉइंट पता है जिसके थ्रू जाने वाला है। तो सॉल्यूशन में जब हम जाएंगे तो क्या करते हैं, हम ये पॉइंट को वेक्टर ए अज्यूम करते हैं, इसको वेक्टर पी अज्यूम करते हैं, इसको वेक्टर क्यू अज्यूम कर लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पोजीशन वेक्टर है, हम सीधा क्या लिखते हैं जी, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। पर हमें वेक्टर एन पता है क्या?
नहीं, हमें वेक्टर ए पता है बस। सिंस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन joining position vector p and position vector q, therefore vector n is equal to vector q minus vector p। कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया? मैंने इसको पॉइंट p पकड़ा, इसको पॉइंट q पकड़ा, p q ये जो लाइन सेगमेंट है उसको हमारा प्लेन परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ जी, वेक्टर p q जो रहेगा इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल वेक्टर। और वेक्टर पी क्यू मतलब क्या रहता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ये क्लियर है? तो देखो हमारा वेक्टर एन क्या बन जाता है, 2 माइनस 1 आई कैप, 3 माइनस 4 माइनस जे कैप, 5 माइनस 2 प्लस 3 के कैप। ये बन जाता है जी हमारा वेक्टर एन। ठीक है, हमारा वेक्टर ए कन्वर्ट कर देते हैं जी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। अब देखो वेक्टर ए पता है, वेक्टर एन पता है, इसके अंदर वैल्यूज डाल सकते हो। वेक्टर आर वैसा का वैसा ही रहेगा, एन आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप इज इक्वल टू ए डॉट एन, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 इंटू 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 1 इंटू प्लस 3 कितना आएगा जी, प्लस 2। तो हम बोलेंगे जी ये हमारा वेक्टर इक्वेशन हो गया। कार्टेशियन में करना है तो x माइनस वाई प्लस 3z is equal to 2. This is our vector Cartesian equation. This is our vector equation. हमें एक प्लेन के ऊपर जो कुछ भी पूछा जा सकता है वो लगभग हमने देख लिया, तो अब तक रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा है। देखो जब भी हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना रहता है तो सबसे पहले हमारा नॉर्मली जनरल इक्वेशन क्या रहता है, हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं जी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। बट जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन देखने के लिए जाते हैं, क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो उसमें हमारे 4 फॉर्मेट हमने देखे हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म भी कंसिडर करो। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन उसमें से पहला वाला पार्ट देखा था जी, वी हैव पॉइंट एंड वी नो वेक्टर एन। कुछ नया नहीं है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड दिस इज नॉर्मल वेक्टर एन, ये पता रहेगा तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है जी, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। नेक्स्ट वाला तरीका हमने देखा था जी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास क्या पता होना चाहिए जी, हमें एन कैप पता होना चाहिए और हमें डी पता होना चाहिए। ठीक है, एन कैप यूनिट वेक्टर, डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो इसकी वजह से हमारा क्या बनता है जी, वेक्टर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। थर्ड हमने 3 पॉइंट वाला फॉर्म देखा, बट 3 पॉइंट वाला फॉर्म बहुत रेयरली यूज होता है। 3 पॉइंट मिला भी तो भी हम क्या कर रहे हैं, अभी देखा 3 पॉइंट्स की मदद से हम वापस से क्या फाइंड आउट कर रहे थे, वेक्टर एन ही फाइंड आउट कर रहे थे। तो मतलब अगर मुझे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी अगर दिया रहेगा तो हमारा इक्वेशन क्या बना था जी, वेक्टर आर
माइनस वेक्टर ए डॉट विथ b minus a cross with c minus a is equal to 0. Again, this is nothing but vector n. ठीक है. एंड चौथा वाला फॉर्मेट, ये इंटरसेप्ट फॉर्मेट जो है वो वेक्टर इक्वेशन बनता ही नहीं है, हमेशा कार्टेशियन बनता है. तो मतलब अगर a इज माय x इंटरसेप्ट, b इज माय y इंटरसेप्ट एंड c इज माय z इंटरसेप्ट, तो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या था जी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1. यहां तक क्लियर है? यू विल फाइंड आउट ये पहले वाले जो दो तरीके हैं वहां पर हम कार्टेशियन एंड वेक्टर में से कौन सा प्रेफर करते हैं? वेक्टर. वाई? हमें वेक्टर एन एंड यूनिट वेक्टर एन अलग अलग मिल जाता है. नॉर्मल वेक्टर एन के टाइम पे भाई कुछ भी हो सकता है, बट जब यूनिट वेक्टर एन आता है तो जो कांस्टेंट मिलता है इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एंड उसी की मदद से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एन कैप क्या लेकर आएगा, एल एम एन, तो एल डी एम डी एन डी बिकम्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो अगर ये पहले दो टाइपोलॉजी अगर आता है, आई विल सजेस्ट वेक्टर एंड कार्टेशियन में से किसके लिए जाए? अगर ये नीचे वाले दो गिवन डेट 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं या फिर आपको इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं, ऐसे टाइम पे आई विल सजेस्ट इंस्टेड ऑफ वेक्टर इक्वेशन वी विल गो फॉर कार्टेशियन. ये क्लियर है? सिंगल प्लेन से रिलेटेड जो कुछ भी पूछा जाएगा ऐसे ही है, डिटेल्स ये गिवन रहेंगे तब भी हम इक्वेशंस बना पाएंगे, इसके अलावा बनते ही नहीं है. वी शुड एटलीस्ट हैव 3 पॉइंट्स, एटलीस्ट 1 पॉइंट नॉर्मल वेक्टर, या फिर ओरिजिन से डिस्टेंस, या फिर इंटरसेप्ट, कुछ तो पता होना ही चाहिए. ठीक है. सिंगल प्लेन से रिलेटेड कोई अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़े. What if there are how many planes in 3D space? 2 planes आते तो क्या रहता है वो देखेंगे. देखो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये 2 दिन में हो गया, 3 दिन में हो गया तो आपको एकदम प्रो लेवल पे चले गए. ठीक है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, जैसे कि कल एक क्वेश्चन लिया था जहां पर हमारा जो वेक्टर ए था वही वेक्टर एन भी था. ठीक है, कोई है जिसका अभी भी उस क्वेश्चन में डाउट है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमारा वेक्टर एन हम ऐसे लेते हैं और ओरिजिन किधर तो बाजू में रहता है, बट अगर ओरिजिन ही अगर इधर आ गया तो ये वाला वेक्टर यही वेक्टर एन रहेगा और ये वाला वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी रहेगा, इसलिए वो दोनों सेम आए थे. ठीक है. ओके, व्हाट इफ वी आर डीलिंग विथ 2 प्लेन्स? अगर मेरे 2 प्लेन एक 3D स्पेस में अगर एग्जिस्ट करते हैं तो क्या हो सकता है उनके बीच में? ऐसे कुछ होगा, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स बनेगा. 2 स्ट्रेट लाइन के टाइम पे क्या होता था, मैंने बताया था, 2 स्ट्रेट लाइंस जब भी 2D में एग्जिस्ट करते 2 ही चीजें होती है, एंगल बिटवीन देम. एंगल की वजह से क्या पता चल जाता है, आइदर लाइंस आर पैरेलल और नॉन पैरेलल, पैरेलल और नॉन पैरेलल. सिमिलरली कोई भी 2 प्लेन्स जब भी 3D में एग्जिस्ट करेंगे ये एक दूसरे के साथ कुछ तो एंगल बनाएंगे. सो आइदर प्लेन्स आर पैरेलल और नॉन पैरेलल. पैरेलल अगर रहेंगे तो उनका इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, बट अगर नॉन पैरेलल रहेंगे तो देखो इनका इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, हमें लाइन मिल रहा है. 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, बट व्हाट इफ 2 प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग, वी गेट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, ये निकालने का तरीका हम बाद में देखने वाला है, डोंट वरी. अगेन ये लाइन 3D में ही रहेगा. ठीक है.
तो दो प्लेन्स जब भी इंटरसेक्ट करते हैं हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट आते हैं। जो फर्स्ट इज सबसे सिंपल, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हम सबसे एंड में लेकर जाने वाले हैं, बिकॉज मेरे ख्याल से आपका 3D के अंदर स्ट्रेट लाइन के ऊपर हाथ बैठना जरूरी है। ठीक है, ओके। अब इन दोनों के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे? सिंपल क्वेश्चन। इन दोनों के बीच का हम एंगल कैसे निकालेंगे? लेट्स जस्ट से दिस इज प्लेन पाई 1 एंड दिस इज प्लेन पाई 2। ये पाई 1 को जो नॉर्मल है दिस इज नॉर्मल वेक्टर n1, और इसको जो नॉर्मल है दिस इज नॉर्मल वेक्टर n2। हिंट भी दे दिया मैंने। हमें एंगल बिटवीन प्लेन्स निकालना नहीं आता, बट हमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना आता है। बराबर है। मेरा सिंपल क्वेश्चन, पाई 1 और पाई 2 के बीच में जो एंगल रहेगा, क्या वही एंगल वेक्टर n1 एंड n2 के बीच में रहेगा? राइट। n1 is perpendicular to pi 1, n2 is perpendicular to pi 2। पाई 1 एंड पाई 2 के बीच में जो भी एंगल रहेगा वही सेम एंगल है n1 एंड n2 के बीच में रहेगा। ठीक है, अगर ये कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो आप अपने पेजेस के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो। दो प्लेन्स, लेट्स जस्ट से आई हैव दिस, लाइक दिस इज वन प्लेन एंड दिस इज अनदर प्लेन। इनके बीच में कुछ तो एंगल बना है, लाइक जैसे मैंने एक स्टैंडर्ड एंगल ले लिया 90 डिग्री। ठीक है, ये प्लेन इसको पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर टू दिस, एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो अब कैसे होगा? अगर ये दोनों प्लेन्स एक्चुअल में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो इनके नॉर्मल्स भी देखो, यहाँ पर क्या एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये एंगल ना छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर भी देखो एक्यूट एंगल जो मिलेगा वही रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमें एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकालने के लिए दो प्लेन्स की इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ उनके दो नॉर्मल वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। ये क्लियर है? एंगल बिटवीन पाई 1 एंड पाई 2 इज नथिंग बट एंगल बिटवीन n1 एंड n2 वेक्टर्स के अंदर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। वो डायग्राम मत बनाओ, वो जस्ट रेफरेंस के लिए दिया है। छोटा वाला इधर वाला डायग्राम बनाना। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कितना हो सकता है? मिनिमम, मैक्सिमम 90, 180। दो प्लेन्स
दिस इज 0 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 0 डिग्री। आप 0 और 180 अगर बोल रहे हो तो लाइक 0 से लेकर आप 90 पे गए, यहाँ से आगे गए तो आप कौन सा एंगल लोगे, एक्यूट लोगे या ऑब्ट्यूस लोगे? मेरा क्वेश्चन वही है। एक्यूट एंगल लेंगे ना हम हमेशा, तो इसलिए यहाँ पर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स मतलब हम थीटा ये कंसीडर करेंगे। ये समझ में आ रहा है? बड़ा भी करोगे तो भी क्या मतलब, जस्ट सरफेस नीचे जा रहा है ना। दिस इज 0, 90, 180। 180 इज नथिंग बट अगेन 0। आपको वेक्टर एन कैसे लेकर आए थे, मैंने बताया था। 90 डिग्री इज द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड बिटवीन अ प्लेन एंड अ वेक्टर। तो दो प्लेन के बीच में भी मैक्सिमम एंगल जो भी रहेगा 90 तक ही रहेगा। देखो ना, 2D स्ट्रेट लाइन में हम कौन सा वाला एंगल फाइंड आउट करते थे, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, एक्यूट एंगल निकालते थे हम। ऑब्ट्यूस बनता है बट हम एक्यूट एंगल निकालते थे। यहाँ पर भी अगर ये थीटा रहेगा तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये वाला एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। देखो ना, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, बराबर। और अगर ये 180 माइनस थीटा है तो देखो अब यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल बना। इफ दिस इज 180 माइनस थीटा मतलब दिस इज ऑल्सो 180 माइनस थीटा। दिस इज 90, दिस इज 90, तो ये क्या रहेंगे मेरे को बता। 90 प्लस 90 180। बट क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटरनल एंगल्स का एडिशन कितना आता है, 360। मतलब 360 इज इक्वल टू दिस 180 प्लस दिस अल्फा वॉट एवर इट इज, एंड दिस इज 180 माइनस थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है भाई, अल्फा इज इक्वल टू थीटा है कि नहीं वो चेकआउट करना है। 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू, माइनस थीटा प्लस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 180। 90 90 180 माइनस कर दिया 360 में से, तो 360 माइनस ये 90 प्लस ये 90 क्या बचा, 180। ठीक है, 180 180 कैंसिल, तो क्या पता चला जी हमें, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। जब ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। ये क्लियर है? तो इसको हम सिंपल डिफाइन कैसे करते हैं, द एंगल बिटवीन two planes is defined by angle between their corresponding नॉर्मल वेक्टर्स। नॉर्मल वेक्टर्स मतलब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं जी, n1 एंड n2। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विथ, लेट जैसे हमें जो दो प्लेन्स दिए हुए हो कौन से वाले इक्वेशन फॉर्मेट में दिया है जी, वेक्टर इक्वेशन में दिया है। सो लेट वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 is equal to d1 and vector r dot vector n2 is equal to d2 are two given planes. So according to definition क्या होगा, angle between two planes is nothing but angle between their corresponding normal vectors. Therefore समझ करो, if theta is angle between two planes, by definition theta is angle between vector n1 and vector n2.
और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हमें आता है, क्या रहता है जी, cos थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ देयर इंडिविजुअल. So therefore cos theta is equal to vector n1 dot vector n2 divided by mod of n1 into mod of n2. This is the angle between two planes in vector format. तो हमें क्या मिला जी, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n1 इनटू मॉड ऑफ n2. यहाँ पर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं. थीटा मिनिमम 0 मतलब पैरेलल प्लेन्स, थीटा मैक्सिमम 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर. तो वो दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस देख लेते हैं जी. कंडीशन फॉर पैरेलल प्लेन्स, कंडीशन फॉर पैरेलल प्लेन्स लिटरली क्या होगा जी, अगर ये पैरेलल है मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा. और cos 0 क्या रहता है, 1 रहता है. और अगर ये 1 आ रहा है इसका मतलब एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर की टर्म में लिख सकते हैं. वेक्टर n1 इज लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर n2. ये जब भी दिखेगा हम क्या बोलेंगे जी, हमारे वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स. एंड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर प्लेन्स, जब आपका थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है जी, 90 डिग्री. cos 90 0, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 कब आता है, जब न्यूमरेटर 0 रहता है. तो हम सीधा क्या बोलेंगे जी, n1 डॉट n2 ये अगर 0 रहेगा तो हमारे प्लेन्स कैसे रहेंगे जी, परपेंडिकुलर रहेंगे. वेक्टर फॉर्मेट देखा, अब लगे हाथ कार्टेशियन फॉर्मेट भी देख लेते हैं. व्हाट इफ वी हैव कार्टेशियन इक्वेशंस. लेट a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0 are two given planes. हम जानते हैं ये d1 d2 को हम उधर भेज देंगे, हमारा एक्स वाई जेड के जो साथी रहते हैं वही हमारा नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई, वेक्टर n1 क्या रहेगा पहले वाले के लिए, बेसिकली a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप रहेगा. एवरीवन, कार्टेशियन फॉर्मेट है, उसको वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं. क्या किया, कांस्टेंट को उधर भेज दिया. एक्स वाई जेड मतलब वेक्टर आर होता है, a1 b1 c1 मतलब n1 रहेगा.
सिमिलरली दूसरे वाले के लिए हम क्या बोलेंगे भाई, वेक्टर n2 क्या हो जाता है जी आपका a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप हो जाता है। ये हमने डेटा निकाल लिया वेक्टर वाले फॉर्मेट में डालने के लिए, क्यों? क्योंकि हमें cos थीटा पता है कैसे निकालना है, ठीक है। सो इफ theta is angle between two planes, cos थीटा उसके अकॉर्डिंग क्या दिया था जी, n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 इंटू मॉड ऑफ n2, यही वैल्यू डालो। क्या होता है जी हमारा cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये बन जाता है जी हमारा कार्टेशियन फॉर्मेट में एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैसे निकालना। कांस्टेंट इन्वॉल्व होता ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन में जैसे बताया था, कांस्टेंट जो रहेगा वो सिर्फ आपका लोकेशन चेंज करता है, एक्स वाई जेड की जो कोएफिशिएंट्स है वो आपका पूरा का पूरा बिहेवियर लेकर आएंगे। तो देखो यहीं पर हमारे कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर प्लेन्स क्या हो जाता है, वही फॉर्मेट। ये पैरेलल कब रहेंगे, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो कंडीशन फॉर पैरेलल प्लेन्स हम बोल सकते हैं जी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये जब रहेगा तब हमारे प्लेन्स कैसे रहेंगे जी, पैरेलल रहेंगे। एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जीरो कब आएगा, जब न्यूमरेटर जीरो होगा। तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर प्लेन्स रहता है जी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू। कुछ क्वेश्चंस करता है। यहाँ पर पाई1 दिया है जी वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस माइनस j प्लस k कैप इज इक्वल टू 6 एंड plane pi2 is given by I cap plus j cap plus 2k cap is equal to 5. X plus y plus 2z minus 9 is equal to 0 and two x minus y plus z is equal to 15.
equal to वेक्टर फॉर्मेट। पहला वाला बहुत इजी है, आपको सीधा वेक्टर n1 एंड वेक्टर n2 यूज करने हैं। पहले वाले क्वेश्चन में देखो, दिस इज आवर वेक्टर n1 एंड दिस इज आवर वेक्टर n2। तो ये पाई1 एंड पाई2 के बीच में जो एंगल रहेगा वही n1 एंड n2 के बीच में रहेगा, तो सीधा वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या आता है जी पहले वाले के लिए, cos theta is equal to n1 is 2i cap minus j cap plus k cap dot with I cap plus j cap plus 2 k cap divided by इसका मॉडुलस रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ऊपर 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू दिस प्लस 2 डिवाइडेड बाय दिस इज रूट 6, वो भी रूट 6। देखो क्या मिला है जी आपको, 3/6 दैट इज 1/2। cos थीटा इज 1/2, तो थीटा क्या रहेगा जी पाई/3। सबको यही मिला है, कोई है जिसको अलग मिला है? यहाँ पर रिकॉग्नाइज करो जी इनके डायरेक्शन रेशियोज, दिस इज 1 1 2 एंड दिस इज 2 minus 1 1। a1 b1 c1 a2 b2 c2। d1 और d2 तो इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे। सेकंड वाले का आंसर एनीवन कितना है? पाई/2 पाई/3, उसका भी पाई/3 आया क्या? नेक्स्ट वाले का जीरो। जीरो का मतलब क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, आपको सेकंड वाले के लिए भी पाई/3 मिलना चाहिए, थर्ड पाई/2 मतलब ये परपेंडिकुलर रहेंगे।
find value of lambda when planes are perpendicular to each other. Two x minus 4y plus 3z is equal to 5 and x plus 2y plus lambda times of z is equal to 6. Vector r dot I cap plus 2j cap plus 3k cap is equal to 7 and vector r lambda I cap minus 2j cap plus 7k cap plus 2 minus 7 is equal to 26. आपको अब सिर्फ कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स लगाना है. a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 फॉर परपेंडिकुलर इज 0. लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पर भी मिल जाता है. सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा. n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0 रहेगा फॉर परपेंडिकुलर प्लेन्स. पहले वाले के लिए लैम्बडा का वैल्यू क्या मिला जी? 2 मिला सबको. एवरीवन कौन है जिसको नहीं मिला अब तक? सिंपल था. 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 3 इंटू लैम्बडा. ये इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जी? हमारा 0 होना चाहिए. नेक्स्ट वाले के लिए 1 इंटू लैम्बडा 2 इंटू 2 प्लस 4 3 इंटू माइनस 7 माइनस 21. ये इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0. यहाँ पर लैम्बडा का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 17. ठीक है. Equation of plane through points 2, 1, -1 and -1, 3, 4. And perpendicular to plane x minus 2y plus 4z is equal to 10. ये वाला कंसेप्ट हमने देखा नहीं है, बट हमने अब तक जितना लर्न किया है उसको यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग दिस. आपका हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी कंसेप्ट से डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा ऐसा जरूरी नहीं रहता है. आपको मल्टीपल कंसेप्ट एट द सेम टाइम यूज करने पड़ते हैं. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे. आपको शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, बट
सिर्फ क्वेश्चन को रीड करने के बाद लगता है क्या कि लाइक कोई भी कंसेप्ट डायरेक्टली अप्लाई होगा, डायरेक्टली अप्लाई होगा ऐसा लगता है क्या? नहीं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दीज टू पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो भाई हमें जो चाहिए वो सबसे पहले हम अज्यूम करके चलेंगे। हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन जो भी निकालना है, रेफरेंस के लिए हमें कौन सा फॉर्मेट दिया, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन ही दिया है, तो हम भी जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में ही कंसीडर करेंगे। लेट हमारा इक्वेशन क्या है जी, ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्लियर है? अब आपको ये वाला कंसेप्ट याद आ रहा है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, a टाइम्स ऑफ x माइनस x1। इसी को अगर मैं पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट, x1 y1 z1 के थ्रू अगर जाता है, मैंने अगर बोला तो हमें d का एक वैल्यू मिला था, अगर किसी ने रिवाइज किया रहेगा तो पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1 y1 z1, यहाँ पर हमें यही इक्वेशन क्या बन जाता है जी, a इन ब्रैकेट x माइनस x1, b इन ब्रैकेट y माइनस y1, c इन ब्रैकेट z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये याद आ रहा है? आज आते से वापस से वही देखा था। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1। ये क्लियर है? किसी भी एक पॉइंट को ले लो x1 y1 z1, आपको एक इक्वेशन मिलेगा। लेट जस्ट से मैंने ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी को सेटिस्फाई करने का सोचा। सो फॉर पॉइंट ए यही इक्वेशन क्या बन जाता है जी, a इन ब्रैकेट x माइनस टू प्लस b इन ब्रैकेट y माइनस वन प्लस c इन ब्रैकेट z प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा जी हमारा इक्वेशन 1। आप सीधा शुरुआत यहां से भी कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट ये रहता है, ए या फिर बी किसी में से भी एक वैल्यू डाल दो, आपको एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब हमें दूसरा इक्वेशन चाहिए, दूसरा वाला पॉइंट डाल दो। अब ये प्लेन अगर ए और बी के थ्रू जा रहा है तो ए को तो हमने लिख दिया, बी के कोऑर्डिनेट्स ये एक्स वाई और जेड की जगह पर लिख सकते हैं, बिकॉज ये प्लेन पॉइंट बी के थ्रू भी जा रहा है। तो एक्स की जगह पर -1, वाई की जगह पर +3, जेड की जगह पर +4 लिखो, देखो क्या होता है। सो फॉर पॉइंट बी ये क्या बन जाता है जी, ए इन ब्रैकेट -1 -2 प्लस बी इन ब्रैकेट 3 -1 प्लस सी इन ब्रैकेट 4 + 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या मिलता है जी आपको, -3a प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। ये बनेगा जी हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमने प्लेन ये अज्यूम किया है, बराबर है, और ये प्लेन किसको परपेंडिकुलर है, ये दूसरे वाले प्लेन को परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर प्लेन के बीच में रिलेशन हमने क्या देखा है जी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 रहता है। a1 b1 c1 तो हमने सीधा वही अज्यूम कर लिया, a b एंड c, बट a2 b2 c2 मतलब क्या रहेगा, 1 -2 एंड +4, ये रहेंगे a2 b2 c2, और ये जो हमने a1 b1 c1 मतलब ही हमने जो abc अज्यूम किए वही रहेंगे। ये समझ में आ रहा है? तो अब ये प्लेन वाला डेटा हम यूज करेंगे। सिंस हमारा ये प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, एंड ये वाला प्लेन एंड x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 10,
आर व्हाट, परपेंडिकुलर, तो हम क्या बोल सकते हैं जी, a मल्टीप्लाइड विथ 1, b मल्टीप्लाइड विथ -2 एंड c मल्टीप्लाइड विथ +4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कोई है जिसको ये समझ में नहीं? स्टेप बाय स्टेप, जब पहले इक्वेशन तक सबको क्लियर है। पहला इक्वेशन में हमने लिटरली a मल्टीप्लाइड विथ x2 माइनस x1, b मल्टीप्लाइड विथ y2 माइनस y1, c मल्टीप्लाइड विथ z2 माइनस z1 ये किया। वहां पर हमने ये इक्वेशन को यूज किया है जी, प्लेन का जो इक्वेशन है, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनका एडिशन कितना आता है जी, 0 आता है ना। दिस इज आवर इक्वेशन 3। अब देखो जी इक्वेशन 2 एंड 3 को ही हम सॉल्व करेंगे। तो दोनों को एक के नीचे एक लिख लेते हैं जी। सबसे पहले -3a + 2b + 5c, we have -3a + 2b + 5c is equal to 0 and a minus 2b plus 4c is equal to 0. We have two equations but we have three unknowns. तो हम क्या करते हैं जी, दूसरा वाला इज b, तीसरा वाला इज c। a को कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो हम ये वाले पार्ट को ऐड करेंगे। क्या होता है 2 × 4 माइनस -2 × 5, 2 × 4 माइनस -2 × 5। b को फाइंड आउट करना है तो 5 × 1 माइनस -3 × 4। c को फाइंड आउट करना है -3 × -2 माइनस 2 × 1। ये पूरा का पूरा हम अज्यूम करके चलेंगे, लेट्स जस्ट से दिस इज इक्वल टू लैम्डा। सिंप्लीफाई करो, देखो क्या मिलता है, a 8 + 10 18 इज इक्वल टू b अपॉन 5 माइनस प्लस 12 हो जाएगा, 5 + 12 17 इज इक्वल टू, दिस इज -6 नहीं +6 -2, तो c अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हुआ जी, लैम्डा। अज्यूम कर लिया हमने। तो देखो a का वैल्यू क्या मिला, a इज 18 टाइम्स ऑफ लैम्डा, b इज 17 टाइम्स ऑफ लैम्डा एंड c इज 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा। ये वैल्यू हम सीधा पुट कर सकते हैं कहाँ पर, जिधर मन करे उधर डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं क्योंकि हमें एक्स वाई जेड में चाहिए, ठीक है, इक्वेशन 1 में डालेंगे। सो पुट इन इक्वेशन 1 a b और c का वैल्यू डाल दो, देखो क्या हो जाता है 18 लैम्बडा x -2 प्लस 17 लैम्बडा y -1 प्लस 4 लैम्बडा z +1 इज इक्वल टू 0। यही बन जाता है अपना इक्वेशन 1। मैंने लैम्बडा से थ्रू डिवाइड कर दिया। अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, जब मल्टीप्लाई कर दो 18 × x -36 प्लस 17y -17 प्लस 4z +4 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाता है 18x + 17y + 4z इज इक्वल टू -36 -78 -53 प्लस 4 -49 -49 उधर जाएंगे तो +49। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अभी आंसर क्रॉस चेक कैसे करें, 2 1 -1 सेटिस्फाई करता है क्या, देखो 2 1 -1 हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, देखो करता है। ओके, -1 3 4 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, देखो
-1 3 and 4 करता है, अभी भी मन नहीं भरा है तो A1 A2 1 into 18 -2 into 17 and 4 into 4 सेटिस्फाई करता है कि नहीं वो देखो, इक्वल टू 0 हो जाए। अब ये जो सॉल्व किया वो हमने सब्जेक्टिव तरीके से किया, ऑब्जेक्टिव तरीके में कैसे करेंगे, ऑप्शन देखने के, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, तो ये दोनों पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने चाहिए। एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलरिटी के लिए क्या है जी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन दिया तो ट्राई कर सकते हो, बस मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू 2 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू वन प्लेन। ओके, ट्राई करो, मैं इसको इरेज नहीं करता, मैं सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट्स 3, 4, 2 and 7, 0, 6 and perpendicular to the plane, plane क्या लेंगे, 2x minus 5y is equal to 15। रेफरेंस के लिए मैं सारा का सारा प्रोसेस सामने ही रख रहा हूँ, आपके पास वैल्यूज चेंज हुए, स्टेप्स को फॉलो करो, कैलकुलेशन खुद से करो। आपको इक्वेशन ये मिलना चाहिए, a मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 3 प्लस b मल्टीप्लाइड विथ y माइनस 4 प्लस c मल्टीप्लाइड विथ z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन 1 जो हम सबसे लास्ट में यूज करने वाले हैं। फिर हमने दूसरे वाले पॉइंट की मदद ले ली, x y और z की जगह हमने x2 y2 z2 डाला, तो आपको इक्वेशन 2 कैसा मिलेगा, 4a माइनस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ठीक है, चार से डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 को, सिंपल हो जाएगा। तो बेसिकली a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा जी आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, परपेंडिकुलर दी है तो a इंटू 2, आपको z नहीं दिया ना तो z का साथ ही 0 रहेगा, माइनस 5 इंटू बी, 2a माइनस 5a इज इक्वल टू 0, सबको यही मिला। ठीक है, तो क्या करो जी, 5 इज इक्वल टू, भले ही 0 आया है, सी वाला टर्म नहीं है, सॉल्व करते टाइम
सारे टर्म्स एक साथ लिखो जी, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड 2a माइनस 5b प्लस 0c इज इक्वल टू 0 सॉल्व करने के लिए चाहिए। ए का वैल्यू चाहिए -1 इंटू 0 0, 1 इंटू -5 -5, माइनस ऑफ -5 +5, बी 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 0 0, सी 1 इंटू -5 -5, 2 इंटू -1 +2। देखो आपको लगभग क्या मिलता है जी, a/5 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/-3 -3 इज इक्वल टू हमें मिला जी लैम्बडा। हमें लैम्बडा के कुछ वैल्यूज मिल जाते हैं, सॉरी ए बी सी का वैल्यू लैम्बडा के टर्म में मिलेगा। a इज इक्वल टू 5 लैम्बडा, b इज इक्वल टू 2 लैम्बडा एंड c इज इक्वल टू -3 लैम्बडा। अब यही वैल्यू डाल रही है जी हमें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। फाइव एक्स माइनस 3 प्लस 2 y माइनस 4 प्लस प्लस माइनस 3 साइड माइनस इज इक्वल टू 0। तो वी हैव 5x प्लस 2y माइनस 3z, ये -15 -8 -23 +6 -17, उधर जाएगा तो +17। आपको कैलकुलेशन करने के बाद ये इक्वेशन मिलना चाहिए। सबको यही मिला है। कल हम इसके अगले वाले नेक्स्ट वाले कंसेप्ट देखेंगे।